let us continue with the chapter return of income. इनफैक्ट ये लास्ट क्लास होगी रिटर्न ऑफ इनकम की. कुछ छोटे मोटे सेक्शंस रह गए हैं वो देखना है, और मेजरली इस चैप्टर में जो बच गया है वो है एडवांस टैक्सेस. तो आज की क्लास में बड़ा समय जो हम व्यतीत करेंगे वो होगा एडवांस टैक्सेस पे, और छोटे मोटे जो कुछ सेक्शंस रह गए हैं उन्हें और देखेंगे. आइए कंटिन्यू करते हैं. The next section that we need to see is section 140. Who shall verify the return? Verify का मतलब क्या होता है? साइन. जो इनकम टैक्स की रिटर्न बनेगी उसे साइन कौन करेगा? आइए देखिए. एसएससी who shall verify the return मतलब who shall sign the return. इंडिविजुअल की केस में, इंडिविजुअल के केस में इंडिविजुअल खुद करेगा, और अगर इंडिविजुअल अवेलेबल नहीं है, मतलब अगर आपकी रिटर्न है तो आप खुद करिए साइन. अगर आप अवेलेबल नहीं है तो ऐसे केस में बाय एनी पर्सन ड्यूली ऑथराइज्ड बाय हिम इन दिस बिहाफ, आप जिसको ऑथराइज करेंगे वो भी रिटर्न को साइन कर सकता है. तो देखिए रिटर्न कौन साइन कर सकता है? मेरी रिटर्न है तो मैं खुद साइन करूंगा, या मैं किसी और को भी ऑथराइज कर सकता हूं उस रिटर्न को साइन करने के लिए. पूरी बात पढ़ लेते हैं. बाय द इंडिविजुअल हिमसेल्फ or where the individual concerned is absent from India or mentally incapacitated from attending to his affairs, and where for any other reason it is not possible for the individual to sign the return by any person duly authorized by him in this behalf. कह रहा है कि अगर वो incapacitated है for attending the affairs, या फिर किसी भी और रीजन से वो साइन नहीं कर पा रहा है, वो इंडिया के बाहर है, इन सभी केसेस में वो जिसको ऑथराइज करेगा वो भी इनकम टैक्स रिटर्न को साइन कर सकता है. एचयूएफ के केस में क्या होगा? एचयूएफ के केस में कहता है बाय द कर्ता, कर्ता करेगा. और वेयर द कर्ता इज एब्सेंट फ्रॉम इंडिया और इज मेंटली इनकैपेसिटेड फ्रॉम अटेंडिंग टू हिज अफेयर्स बाय एनी अदर एडल्ट मेंबर, कर्ता कर देगा, या बाय एनी अदर एडल्ट मेंबर, कोई भी 18 साल से ऊपर का फैमिली में है वो कर देगा. मेल या फीमेल कोई भी कर सकता है. ठीक है, तो बस याद रखते रहिए कौन कर सकता है. इंडिविजुअल के केस में इंडिविजुअल हिमसेल्फ और एनी पर्सन ऑथराइज्ड. एचयूएफ के केस में कर्ता, कर्ता द हेड ऑफ द फैमिली, और एनी अदर एडल्ट मेंबर. राइट, एडल्ट मेंबर मेल फीमेल कोई भी. कंपनी, कंपनी के केस में बाय द मैनेजिंग डायरेक्टर देयर ऑफ, मैनेजिंग डायरेक्टर thereof, or where for any unavoidable reason such managing director is not able to sign, or where there is no managing director by any director of the company. और अगर मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं है कंपनी में तो कोई भी डायरेक्टर कर लेगा, या फिर मैनेजिंग डायरेक्टर किसी भी कारण से साइन नहीं कर पा रहा है तो कोई भी डायरेक्टर कर देगा, एनी डायरेक्टर. फर्म, फर्म के केस में मैनेजिंग पार्टनर. मैनेजिंग पार्टनर किसको कहते हैं? बेसिकली जैसे पार्टनरशिप फर्म है, 3 पार्टनर है उसमें, तो एक होता है ना कि ये मेन है, ठीक है, द अटमोस्ट अथॉरिटी, तो जो मैनेजिंग पार्टनर है वो करेगा. और अगर मैनेजिंग पार्टनर नहीं कर पा रहा है तो कोई भी पार्टनर कर लेगा, एनी पार्टनर, बट नॉट बीइंग माइनर, ये ध्यान रखना होगा. कैन अ माइनर बी एडमिटेड टू पार्टनरशिप फर्म? यस, ही कैन बी एडमिटेड टू पार्टनरशिप फर्म, बट ही इज नॉट एबल टू साइन द रिटर्न ऑफ द फर्म. लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, जिस तरीके से फर्म के केस में मैंने मैनेजिंग पार्टनर वर्ड यूज किया ना, बिल्कुल वैसे ही जैसे यहां मैनेजिंग पार्टनर वर्ड यूज किया था, यहां पे यूज करेंगे वर्ड उनके लिए डेजिग्नेटेड पार्टनर, वन द सेम थिंग. ठीक है, और अगर डेजिग्नेटेड पार्टनर अवेलेबल नहीं है या किसी भी कारण से साइन नहीं कर पा रहा है तो कोई भी पार्टनर कर देगा. अगेन वही बात, नॉट बीइंग माइनर, माइनर नहीं होना चाहिए. ठीक है. लोकल अथॉरिटी, लोकल अथॉरिटी की रिटर्न कौन साइन करेगा? प्रिंसिपल ऑफिसर. ठीक है, ग्राम पंचायत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की रिटर्न कौन साइन करेगा? प्रिंसिपल ऑफिसर, हेड होता है जो ग्राम पंचायत का हेड या फिर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का हेड, उसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफिसर, वो करेगा. पॉलिटिकल पार्टी की रिटर्न कौन साइन करेगा? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीईओ. एक बात बताइए, बीजेपी की रिटर्न कौन साइन करेगा? भारतीय जनता पार्टी की इनकम टैक्स की रिटर्न है, कौन साइन करेगा उसको? अमित शाह. ठीक है, ही इज सीईओ ऑफ द पार्टी, वो साइन करेंगे. एनी अदर एसोसिएशन, कोई भी और एसोसिएशन है, एओपी, बीओआई, उनके रिटर्न को कौन साइन करेगा? जो भी प्रिंसिपल ऑफिसर है उस एओपी, बीओआई का. कोई भी और पर्सन, किसी भी और पर्सन के केस में by that person or by some other person competent to act on this behalf,
जो भी और कोई पर्सन है तो वो खुद पर्सनल रिटर्न साइन करेगा, और अगर वो नहीं कर रहा है तो जो भी बंदा कॉम्पिटेंट है उसके बिहाफ पे साइन करने के लिए वो करेगा। तो ये एक सिंपल थ्योरी वाला कॉन्सेप्ट था। कभी कभार एक नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाता है कि बताइए एचयूएफ की रिटर्न है, कौन साइन करेगा, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इन सभी चीजों को, मे बी यू मे गेट अ क्वेश्चन फ्रॉम दिस। चलिए अगला सेक्शन देखिए, सेक्शन 143(3)(a). व्हाट इज दिस? ई असेसमेंट स्कीम। इनफैक्ट मोदी गवर्नमेंट की जो सबसे अच्छी स्कीम है इनकम टैक्स में, जो मुझे खुद को बहुत पसंद आई है, वो है ई असेसमेंट स्कीम। क्या है ये स्कीम? गवर्नमेंट कहती है कि इस स्कीम से ह्यूमन इंटरफेस पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। मैंने ऐसा क्यों बोला कि खत्म हो जाएगा? एज बिकॉज कि ये स्कीम आज की तारीख में फंक्शनल नहीं है, अभी ये पूरी तरीके से फंक्शनल हुई नहीं है। गवर्नमेंट इसकी तरफ अग्रसर है, गवर्नमेंट इस स्कीम को पूरी तरीके से इंप्लीमेंट करना चाहती है। देखिए, दिस इज ऑल्सो अ मेजर टू कर्ब करप्शन। ये बात आपको पता होगी कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट पूरी तरीके से करप्ट है। देखिए, ये हम तो जानते ही हैं, गवर्नमेंट भी ये बात जानती है कि नहीं? वो जानती है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये सब बहुत करप्ट डिपार्टमेंट है। देखिए, होता क्या है प्रैक्टिकली कि मान लीजिए किसी को इनकम टैक्स की नोटिस आती है, ठीक है, कि उसने कुछ डिफॉल्ट किया है और उसे पे करने हैं मान लीजिए 1 करोड़ रुपए, ठीक है। वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जाता है, वो बताता है कि देखिए, वो पेपर से जस्टिफाई करने की कोशिश करता है चीजों को। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाला क्या करता है? उससे ब्राइब लेने की कोशिश करता है। मैं दोनों तरीके से बोल देता हूं ताकि किसी को भी हर्ट ना हो, ठीक है, क्योंकि इट इज क्वाइट पॉसिबल कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले भी ये लेक्चर देख रहे हो, तो मैं दोनों तरीके से बोल देता हूं। क्लाइंट क्या करता है? वो कहता है कि पेपर्स तो मैं सबमिट नहीं कर पा रहा हूं, आप एक काम कीजिए, मेरा जो इनकम टैक्स की असेसमेंट हुई है और जो आप 1 करोड़ रुपए का टैक्स एडिशन कर रहे हैं, इसको थोड़ा रिड्यूस कर दीजिए, इसको 1 करोड़ की जगह 20 लाख पे ला दीजिए। हम आपको क्या करते हैं, 50 लाख रुपए ब्राइब दे देते हैं। देखिए, क्लाइंट को भी फायदा हो रहा है कि नहीं? उसको 1 करोड़ की जगह 70 लाख ही देना पड़ रहा है। 50 लाख रुपए उसने डिपार्टमेंट वाले को दे दिया, ब्राइब दे दिया, और 20 लाख रुपए की पे उसने क्या किया? टैक्स पे कर दिया। या फिर डिपार्टमेंट वाले इस तरीके की कोशिश करवाते हैं, गवर्नमेंट कह रही है ये ह्यूमन इंटरफेस ही खत्म हो जाएगा, अब कोई भी एसएससी डिपार्टमेंट वाले से बात नहीं करेगा, बात करना ही नहीं है। जो भी जवाब होगा वो सब कैसा होगा? इलेक्ट्रॉनिक। और इलेक्ट्रॉनिक भी कैसा होगा? जरा इस सिस्टम को समझिए। गवर्नमेंट कह रही है कि हम लोग एक फंक्शनल यूनिट बनाएंगे। आप पूछेंगे सर क्या ये सब चालू हो गया है, बिल्कुल वर्क में आ गया है? तो मैं जिस दिन लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं बता दूं बच्चों, आज अभी ये सब इफेक्टिव नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट ये सब कर रही है। गवर्नमेंट ने सेक्शन ला दिया इनकम टैक्स में कि अब होगा ऐसे ही, ठीक है, अब जितनी भी असेसमेंट्स होंगी वो ऐसे ही होंगी। काम तेजी से चल रहा है इस पे। गवर्नमेंट एक फंक्शनल यूनिट बना रही है। ये मान लीजिए एसएससी है, अब ये एसएससी है और ये रहा इनकम टैक्स ऑफिसर। ये फंक्शनल यूनिट क्या करेगी? आपका जो भी आईटी केसेस होगा, ये किसी को भी कंप्यूटर सिस्टम से किसी भी एओ को एलोकेट कर सकती है। कोई भी इनकम टैक्स ऑफिसर को एलोकेट किया जा सकता है, कोई भी एओ को एलोकेट किया जा सकता है। पहले क्या होता था, मैं वाराणसी में हूं, तो पता है मेरा केस कौन देखता था? वाराणसी का इनकम टैक्स ऑफिसर। अब वो मुझे बुलाता था अपनी ऑफिस में, और जब मैं उसकी ऑफिस में बैठ के बातचीत करता था तो बात किसकी आ जाती थी? पैसे की, कि ये काम सेटल हो सकता है, पैसा देना होगा। अब मेरा कौन सा एओ मेरे केस को देख रहा है मुझे खुद को नहीं मालूम। पता है मेरा केस किसने अलॉट किया? इस फंक्शनल यूनिट ने अलॉट कर दिया। किसको अलॉट कर दिया खुद मुझे नहीं पता। ये मान लीजिए मैं वाराणसी का हूं, पता है ये ऑफिसर कहां का होगा? हो सकता है कोलकाता का है, और अलॉट भी किसने किया है? कंप्यूटर। और ये कंप्यूटर बता भी नहीं रहा है कि किस एओ के पास आपका केस है।
अब ये क्या करता है, ये नोटिस बना के भेजता है, ये इनकम टैक्स ऑफिसर नोटिस बना के यहां भेजेगा इस फंक्शनल यूनिट में। ये फंक्शनल यूनिट अब नोटिस मुझे भेजेगी। जानते हो ये जो एओ नोटिस बना के भेज रहा है, इसको मेरा पैन नंबर भी नहीं पता है, इसको सारे फैक्ट्स पता है, ठीक है। इसने नोटिस बना के भेजी, अब उस नोटिस पे पैन नंबर ये फंक्शनल यूनिट लगा रही है, मेरा एड्रेस चिपका रही है और मुझे क्या कर रही है, कोरियर भेज रही है नोटिस, या मेल के जरिए मुझे भेज रही है। अब इस नोटिस का जवाब हम इस डायरेक्ट असेसिंग ऑफिसर को नहीं देंगे, पता है हम जवाब किसको देंगे, इस फंक्शनल यूनिट को रिप्लाई करेंगे, और यहां से रिप्लाई फिर इसके पास पहुंचेगी। फिर कोई क्वेरी होगी तो ये बंदा क्वेरी यहां भेजेगा, यहां से क्वेरी फिर मेरे पास आएगी, फिर मैं क्वेरी का रिप्लाई भेजूंगा, अगेन वहां से रिप्लाई जाएगी। ध्यान दीजिए, मैं जानता ही नहीं हूं मैं किससे बात कर रहा हूं। अब एक बात बताइए, मैं किससे बात कर रहा हूं ये पता ही नहीं है, क्या मैं ब्राइब की बात कर भी पाऊंगा कि पैसे लेके सल्टा दो केस? नहीं, मेरी बात तो सिर्फ कंप्यूटर से हो रही है, और ये सारा माध्यम क्या है, इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, कोई मिलना जुलना नहीं। और किस इनकम टैक्स ऑफिसर के पास मेरा जवाब जा रहा है मुझे खुद नहीं पता ये बात। तो ये सिस्टम मोदी गवर्नमेंट ने लाया है इनकम टैक्स केसेस को सॉल्व करने के लिए। इनकम टैक्स केसेस अब ऐसे ही असेस किए जाएंगे। तो दिस विल बी कंप्लीट ई असेसमेंट प्रोसीजर। जितनी भी स्क्रूटनी वगैरह लगती थी अब सब ऐसी ही होगी। अब मुझे डिपार्टमेंट नहीं जाना, किसी से मिलना नहीं है। देखिए बहुत हद तक करप्शन भी यहां रुकेगा। देखिए बहुत सारे केसेस में क्या होता था, क्लाइंट सही होता था, मैं बताता हूं, क्लाइंट सही होता था। अब वो क्या करता था, इनकम टैक्स ऑफिसर को इसलिए ब्राइब दे देता था कहीं ऐसा ना हो कि यहां तो हम सही हैं, कोई दूसरी जगह गलत हो, वो वहां पीछे पड़ जाए। आपको बात समझ में आ रही है? देखिए उसने जो क्वेरी की थी वहां पे मैं बिल्कुल सही था, मेरे पास जवाब है उसका, ठीक है, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं उसे दिखाने के लिए, राइट। अब मेरे पास डॉक्यूमेंट्स भी हैं, फिर भी मैं क्या करता था, उसको पैसे दे देता था। क्यों दे देता था? क्योंकि मुझे डर होता था कि वो यहां अगर मान लीजिए मान भी जाता है तो वो दूसरी जगह मुझे कहीं ना कहीं ट्रैप करेगा। तो ये पूरी तरीके से करप्शन को एंड करेगा, ऐसा गवर्नमेंट का प्रयास है, राइट। लेकिन जब इस तरीके की बातें आती है ना तो मन में एक शक भी आता है कि क्या सचमुच हमारा देश डिजिटल हो पाएगा? वो देश जहां पे शायद कंप्यूटर लिटरेसी टू द एक्सटेंट ऑफ 10% ही है, क्या उस देश में ये सारी चीजें हो पाएंगी और किस हद तक हो पाएंगी? ठीक है, क्योंकि देखिए करप्शन अपना नया नया रूप लेता है। और मैं आपको बता दूं, जितना पॉसिबल, जितनी करप्शन या जितना लेकुना इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में, उतना तो शायद फिजिकल सिस्टम में भी नहीं था। आज इतने बड़े बड़े बैंकिंग फ्रॉड्स हो रहे हैं कि नहीं? क्यों पता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट शुरू हो गया है, तो बैंकिंग फ्रॉड्स हो रहे हैं, लोग दूसरों के खाते से पैसे निकाल ले रहे हैं इलेक्ट्रॉनिकली। तो शायद इस सिस्टम का भी कोई ना कोई लोग तोड़ निकालेंगे और शायद यहां पे भी क्या हो सके, फिर से करप्शन पनप जाए। लेकिन चलिए, गवर्नमेंट का एक प्रयास है, हम लोग उसी की बात करते हैं कि गवर्नमेंट ने एक प्रयास किया है जिससे करप्शन को वो पूरी तरीके से खत्म करेंगे इनकम टैक्स में। अब कोई भी इनकम टैक्स ऑफिसर का और टैक्स पेयर का मिलन नहीं होगा फिजिकल। सारी वार्तालाप कैसे होगी? इलेक्ट्रॉनिक होगी, और वो भी एक फंक्शनल यूनिट के जरिए। इलेक्ट्रॉनिक वार्तालाप भी डायरेक्ट नहीं होगा। चलिए पढ़ते हैं इस स्कीम को। रिमूवल ऑफ एग्जिस्टिंग ह्यूमन इंटरफेस इन द असेसमेंट प्रोसीजर, कह रहा है ह्यूमन इंटरफेस खत्म कर देंगे, ठीक है। दूसरा, असेसमेंट विल बी हैंडल्ड बाय स्पेसिफिक फंक्शनल यूनिट ऑन द बेसिस ऑफ ऑटोमेटेड एलोकेशन सिस्टम। कह रहा है एक फंक्शनल यूनिट होगी, वो ऑटोमेटिक क्या करेगी, इस केस को इसको दे दो, इस केस को इसको दे दो, ऑटोमेटिक अलॉटमेंट करेगी। मतलब अब जैसे अमिताभ बच्चन कौन बनेगा करोड़पति में नहीं बोलते हैं, कंप्यूटर जी बताइए, अब बिल्कुल वही इज्जत हो जाएगी कंप्यूटर जी की। कंप्यूटर जी बताएंगे कि कौन सा केस किस एओ को जाएगा। असेसमेंट यूनिट विल बी एनोनिमस। अब ये असेसमेंट यूनिट कौन है, ये एनोनिमस होगा। एनोनिमस उसे कहते हैं जिसका नाम पता नहीं मालूम है, ठीक है।
तो असेसमेंट यूनिट पूरी तरीके से एनोनिमस होगी, नाम पता मालूम ही नहीं होगा। ना तो मेरे एओ को मेरा नाम पता मालूम होगा, ना मुझे मेरे एओ का नाम पता मालूम होगा। क्योंकि अगर मुझे मेरे एओ का नाम पता मालूम होगा तो हम पक्का उसको फोन करेंगे और बोलेंगे एक काम करो भाई, इसको सल्टा दो, इस केस को सल्टाओ, कितना लगेगा ये बताओ, ठीक है। और अगर उसको मेरा नाम पता होगा तो शायद वो मुझे फोन करके बोलेगा कि क्यों पंगे में पड़े हो, सल्टा दूं केस क्या। तो ये चीज अब नहीं हो पाएगी क्योंकि दिस विल बी कंप्लीटली एनोनिमस। फोर्थ, ऑल कम्युनिकेशन टू बी मेड एक्सक्लूसिवली इन इलेक्ट्रॉनिक मोड, सारा का सारा इलेक्ट्रॉनिक मोड कम्युनिकेशन होगा। नो पर्सनल अपीयरेंस ऑफ एनी एसएससी, कभी एसएससी को अब बुलाया नहीं जाएगा, अब टैक्स पेयर कभी मिलने नहीं जाएगा। तो देखिए एक ये डर, मैं कहता हूं ईमानदार टैक्स पेयर के लिए तो अच्छी चीज है, और मेरे जैसे लोग के लिए बहुत अच्छी चीज है, मैंने इस चीज को बहुत पसंद किया। अब बेसिकली क्या होगा कि अगर मैं डॉक्यूमेंट्स मेरे परफेक्ट हैं और मैं सच्चा ईमानदारी से टैक्स पे कर रहा हूं तो मुझे कोई डर नहीं है अब इनकम टैक्स ऑफिसर का, ठीक है। तो इस तरीके का ई असेसमेंट स्कीम लाया गया है, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि एक नई स्कीम इंट्रोड्यूस की गई है। सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेंटर, सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेंटर शॉर्ट में हम कहते हैं सीपीसी। थोड़ा सा सीपीसी की बात बताते हैं आपको। हिंदुस्तान में हर जगह पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, रीजन वाइज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बनाया गया है जहां पे उस रीजन की इनकम टैक्स रिटर्न जमा होती है, पेपर रिटर्न। लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक रिटर्न जमा होती है, ई रिटर्न, वो पूरे हिंदुस्तान की एक ही जगह पे जमा होती है। चाहे मैं वाराणसी में बैठ के इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करूं, चाहे आप मुंबई में बैठ के इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें, या फिर आप दिल्ली में बैठ के इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें, अगर आप ऑनलाइन सबमिट करते हैं रिटर्न तो ये सारी रिटर्न पता है कहां जाती है, बैंगलोर। बैंगलोर में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपना सीपीसी खोल रखा है जिसका कहते हैं सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेंटर। ई रिटर्न सारी की सारी वहीं पहुंचती है। लेकिन अगर मान लीजिए मैं पेपर रिटर्न सबमिट करता हूं, हालांकि आपने लास्ट क्लास में ये पढ़ा था कि पेपर रिटर्न हर कोई जमा कर ही नहीं सकता है, सिर्फ 44 जो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन वगैरह वाले हैं वो सब कर सकते हैं जमा, ठीक है। ये सब आपने लास्ट क्लास में देखा था। ITR 4 वाले, ITR 1 वाले जमा कर सकते हैं पेपर रिटर्न, और वो भी उसमें भी रिस्ट्रिक्शन थे कि सुपर सीनियर सिटीजन होना चाहिए या फिर 5 लाख रुपए तक की रिटर्न हो और रिफंड भी ना ले रहा हो। तो वो सब जो पेपर रिटर्न सबमिट होती है वो लोकल जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होता है वहां जमा होती है। जैसे वाराणसी का अगर रिटर्न होगा पेपर रिटर्न तो वो वाराणसी में जमा होगा, दिल्ली का पेपर रिटर्न दिल्ली में जमा होगा। लेकिन ई रिटर्न चाहे दिल्ली का हो, बनारस का हो, सब कहां पहुंचता है, बैंगलोर। आ गई बात समझ में? वही है सीपीसी। A centralized processing center CPC has been set up at Bangalore for processing all e-filed income tax return as well as paper return filed in the state of Karnataka. देखिए all e-filed return, e-filing तो जितनी भी है सारी जा रही है बैंगलोर, और कर्नाटका स्टेट की पेपर रिटर्न भी बैंगलोर जा रही है, as well as paper return filed in the state of Karnataka. भाई उनका लोकल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी बैंगलोर हो गया ना, कर्नाटका का लोकल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बैंगलोर हो गया, तो कर्नाटका की सारी पेपर रिटर्न भी वहीं पहुंच रही है और ई रिटर्न तो पूरे हिंदुस्तान की वहीं पहुंच रही है। अच्छा, अब आगे देखिए क्या है, ऑब्लिगेशन टू फर्निश स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिपोर्टिंग। स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिपोर्टिंग, शॉर्ट में हम इसको बोलते हैं SFTR। मैं आपको पहले समराइज करता हूं, समझाने की कोशिश करता हूं कि ये क्या होता है SFTR। देखिए एक बात बताइए, कैसे पकड़ में आता है कि आपकी इनकम ज्यादा है? कैसे इनकम टैक्स, मान लीजिए आप इनकम टैक्स रिटर्न भरते ही नहीं हो, किसी को कुछ बताते ही नहीं हो कि आप कितना कमाते हो, तो भी आप पकड़ में आ सकते हो कि आपकी इनकम ज्यादा है और आपको टैक्स देना चाहिए। क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको पकड़ पाएगा? पकड़ लेता है। पता है वो क्यों पकड़ लेता है? बिकॉज ऑफ दिस SFTR। जो लोग भी इनकम टैक्स की चोरी कर रहे हैं, ठीक है, वो पकड़े जाते हैं SFTR की वजह से। बेसिकली इनकम टैक्स ने क्या कर रखा है, बहुत सारे लोगों को कहा है कि तुम्हें SFTR भरना है, ठीक है, और वो लोग जब SFTR भरते हैं तो मेरी जानकारी गवर्नमेंट तक, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तक पहुंच जाती है। मैं एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं।
बैंकों को कहा गया है कि आप एसएफटीआर दीजिएगा, और अगर 10 लाख रुपए से ज्यादा साल भर में किसी ने डिपॉजिट किया है तो उसकी जानकारी एसएफटीआर के जरिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पहुंच जाती है। कि मतलब हर कुछ लोगों को स्पेसिफाई किया गया कि आपको ये ट्रांजैक्शन रिपोर्ट करना है। अब जैसे ही बैंक के जरिए वो ट्रांजैक्शन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तक पहुंचता है कि इसने 10 लाख से ज्यादा सेविंग बैंक अकाउंट में ड्यूरिंग द ईयर जमा किया था, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अब चेक करती है उसके पैन नंबर से कि इसकी रिटर्न आती है कि नहीं। और जैसे ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट देखती है अरे इसकी तो कोई इनकम टैक्स रिटर्न आती ही नहीं है, और ये 10-10 लाख रुपए जमा कर देता है साल भर में, निश्चित है कुछ गड़बड़ है और वो पकड़ा जाता है। तो और भी बहुत सारे लोगों को इस तरीके की ट्रांजैक्शन रिपोर्ट करने को कहा जाता है। तो आइए देखते हैं कि इनकम टैक्स कौन कौन सी जगह से क्या क्या रिपोर्ट मंगवाता है जिसकी वजह से लोग फंसते हैं, ठीक है, जो टैक्स की चोरी करते हैं। The SFTR shall be furnished by every person specified in respect of all transaction of the nature and value specified in Form 61A on or before May 31st of the following financial year। जैसे प्रीवियस ईयर 18-19 की बात करें तो 18-19 खत्म हुआ 31 मार्च 19 को, तो 31 मई 2019 तक कुछ लोगों को ये रिपोर्ट दे देनी होगी एसएफटीआर। कौन है वो लोग और क्या रिपोर्ट देते हैं, देखिए कौन से लोगों को देनी है, क्या रिपोर्ट देनी है, सब यहां लिखा है। अब बैंकिंग कंपनी, अगर आप बैंकिंग कंपनी हो यानी बैंक हो तो आपको क्या रिपोर्ट देनी पड़ती है, कैश डिपॉजिट एग्रीगेटिंग टू 10 लाख और मोर इन अ ईयर इन सेविंग बैंक अकाउंट ऑफ अ पर्सन मेंटेन्ड इन दैट बैंक। अगर सेविंग बैंक अकाउंट में 10 लाख रुपए से ऊपर का अगर आप नगद साल भर में जमा किए हो तो आपकी जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तक पहुंच चुकी है, इस बात का ख्याल रखिएगा। अब ध्यान से सुनिए जो मैं कहने जा रहा हूं। मैंने आज 1 लाख रुपया नगद जमा किया बैंक में, ठीक है, 3 दिन बाद मुझे जरूरत पड़ी, मैंने 1 लाख रुपया नगद बैंक से निकाल लिया, ठीक है, लेकिन बाद में उस नगद की मुझे आवश्यकता ही नहीं पड़ी, मुझे उस पैसे को खर्च करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, मैं फिर ले जाके जमा कर दिया उसको। फिर मैंने उसी 1 लाख रुपए को निकाला, 4 दिन बाद फिर जमा कर दिया, ठीक है। मैंने क्या किया, आप ऐसे समझ लीजिए 15 बार ये खेल खेला, साल में 15 बार, या ऐसे कह लीजिए हर महीने मैं कैश निकालता था फिर अगले महीने जमा कर देता था, तो साल में 12 बार मैंने 1 लाख रुपए जमा किया, लेकिन वो 1 लाख रुपए सेम 1 लाख रुपए था, मतलब कोई अलग अलग पैसा हर बार जमा कर रहे थे ऐसा नहीं है, जमा किए निकाले फिर जमा किए फिर निकाले फिर जमा किए, एक ही पैसे को एक ही 1 लाख रुपए है मेरे पास, उसी को 12 बार मैंने जमा किया, साल भर की जोड़ कितनी आ गई, 12 लाख रुपया। बैंक ये रिपोर्ट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे देगी, क्योंकि बैंक को क्या रिपोर्ट देनी होती है कि कितने लोगों ने साल भर में 12 लाख जमा किया, तो साल भर में तो 12 लाख जोड़ आ गई आपकी, 10 लाख से ज्यादा आ गई आपकी। उनको यही रिपोर्ट करना है कि 10 लाख रुपए से ज्यादा किन्होंने जमा किया है उसकी रिपोर्ट दीजिए। रिपोर्ट पहुंच गई आपकी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, और सच पूछिए तो आपकी पोजीशन कोई बहुत स्ट्रांग नहीं है, आपके पास तो 1 ही लाख रुपए है, लेकिन आप 1 ही लाख को इतनी बार नचाए हो कि वो 10 लाख रुपए से ज्यादा हो गया। क्लियर है बात, और आपकी जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तक पहुंच जाती है। तो एक बात बताइए, मैं भी लाख रुपए जमा करता हूं निकालता हूं, मेरी जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तक पहुंच रही है, लेकिन मुझे कोई टेंशन नहीं है, क्यों, क्योंकि मैं अपनी इनकम बताता तो हूं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। डर किसे है, डर उसे है जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करता है, जो सरकार को नहीं बताता कि मैं कितना कमाता हूं, ठीक है, और उसके खाते में 10 लाख रुपए से ज्यादा साल भर में पहुंचा है। क्लियर है, इट्स नॉट अ मैटर ऑफ वरी। अगर मैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता हूं, मैं 50 लाख रुपए रखता हूं अपने बैंक में, मुझे कोई डर नहीं है, क्यों, क्योंकि मैं सरकार को बताता हूं कि मैं इतना कमाता हूं, ठीक है। चलिए दूसरा, अ बैंकिंग कंपनी और एनी अदर कंपनी और इंस्टीट्यूशन इशूइंग क्रेडिट कार्ड, अगर क्रेडिट कार्ड देने वाली कंपनी है तो वो भी जानकारी देती है, किसकी पता है, उन सभी लोगों की जानकारी देती है जो क्रेडिट कार्ड से 2 लाख रुपए या उससे ज्यादा का साल भर में खर्चा करते हैं। तो देखिए, अगर आपके ट्रांजैक्शन, देखिए सीधी सी बात है, आप क्रेडिट कार्ड से 2 लाख रुपए से ज्यादा का खर्चा कर देते हो साल भर में, तो ये बताइए कैसे सरकार मान ली कि आप 2.5 लाख रुपए कमाते भी नहीं हो, क्योंकि 2.5 लाख रुपए से ऊपर जो साल भर में कमाते हैं उनको टैक्स देना है, उनको अपनी रिटर्न फाइल करनी है,
तो सरकार इंफॉर्मेशन मंगा रही है कि कौन से लोग हैं जो 2 लाख रुपए से ज्यादा क्रेडिट कार्ड से खर्चा कर देते हैं साल भर में। तो क्रेडिट कार्ड वाली कंपनी उन सारी इंफॉर्मेशन को देती है। देखिए ऐसा भी तो हो सकता है, मैं साल भर में क्रेडिट कार्ड से 5 लाख रुपए खर्च करता हूं और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता हूं जिसमें बताता हूं मैं साल भर में 4 लाख रुपए कमाता हूं। सरकार कहेगी वाह, तुम साल भर में कमाते हो 4 लाख रुपए और तुम सिर्फ क्रेडिट कार्ड स्वैप कर करके 5 लाख रुपए की खर्चे कर दिए हो, बाकी खर्चा भी तो किए होगे। हर जगह क्रेडिट कार्ड थोड़ी ना लगता है, कहीं नगद पैसा भी खर्चा किए होगे और भी बहुत कुछ किए होगे। तुम साल भर में कमाई थे टोटल 4 लाख रुपए और 5 लाख रुपए तुम क्रेडिट कार्ड से खर्चा कर डाले। तो इससे आइडिया मिलता है गवर्नमेंट को कि आपकी इनकम कितनी है। ठीक है, तो बैंक वाले क्या इंफॉर्मेशन देते हैं, कौन कौन से लोग 10 लाख से ज्यादा जमा किए हैं सेविंग बैंक अकाउंट में। फिर ये क्रेडिट कार्ड वाली कंपनियां क्या इंफॉर्मेशन दे देती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, कितने लोग 2 लाख रुपए से ज्यादा का खर्चा किए हैं। ठीक है, क्रेडिट कार्ड से। म्यूचुअल फंड कंपनियां क्या जानकारी देती हैं, कौन कौन से लोग 2 लाख रुपए से ज्यादा का म्यूचुअल फंड खरीदे हैं। ठीक है, जो कंपनियां बॉन्ड वगैरह इश्यू करती हैं, कंपनी इशूइंग बॉन्ड, वो बताती हैं अगर 5 लाख रुपए से ज्यादा का जो लोग भी उनसे बॉन्ड खरीदते हैं उसकी इंफॉर्मेशन वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे देते हैं कि देखिए ये लोग 5 लाख से अधिक का बॉन्ड खरीदे हैं। जो कंपनी शेयर इशू करती है, अगर आपने उस कंपनी का 1 लाख रुपए से ज्यादा का शेयर लिया, 1 लाख रुपए या उससे ज्यादा का शेयर लिया, तो आपकी जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तक पहुंच चुकी है। जैसे मान लीजिए आज रिलायंस कंपनी शेयर इशू कर रही है और मैंने रिलायंस कंपनी के शेयर खरीदे 1 लाख रुपए या उससे ज्यादा के, तो मेरी जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पहुंच चुकी है। रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार जहां पे जमीन की, प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री होती है, रजिस्ट्रार से कहा गया है कि 30 लाख रुपए से अधिक की प्रॉपर्टी खरीदी जाए या बेची जाए तो खरीदार का और बेचने वाले का दोनों की इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेज दो। तो 30 लाख रुपए से ऊपर की कोई भी प्रॉपर्टी की खरीद या बिक्री होती है तो बेचने वाले का और खरीदने वाले का दोनों का नाम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तक पहुंच जाता है। क्यों पहुंच जाता है भाई, ये समझते हैं। जिसने बेचा है उसको कैपिटल गेन हुआ है, तो ये देखने के लिए कि उसने कैपिटल गेन पे टैक्स दिया है कि नहीं, और जिसने खरीदा है उसके पास 30 लाख रुपए आए कहां से, ये भी तो देखें। ठीक है, ऐसा तो नहीं कि उसने नंबर 2 के पैसे से खरीदा है, वो ऐसे पैसे से खरीदा है जिसपे उसने टैक्स नहीं दिया। तो इन ऑर्डर टू चेक दैट 30 लाख रुपए से ऊपर की अगर प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री होती है तो खरीदने वाले बेचने वाले दोनों का नाम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तक पहुंच जाता है। आरबीआई एक बॉन्ड इशू करती है जिसका नाम है आरबीआई बॉन्ड। पता है, आरबीआई भी इंफॉर्मेशन देती है जो लोग भी 5 लाख रुपए या उससे ज्यादा का बॉन्ड खरीदते हैं आरबीआई का। तो इतने सारे लोगों को ये ट्रांजैक्शंस रिपोर्ट करने होते हैं, SFTR इसे कहा जाता है, ये ट्रांजैक्शन रिपोर्ट करने होते हैं, और इन्हीं ट्रांजैक्शन की मदद से गवर्नमेंट आइडेंटिफाई करती है कि कहां कहां पे चांसेस हैं कि लोग टैक्स बचाने का प्रयास कर रहे हैं। इन ट्रांजैक्शन से मोटा मोटी अंदाजा हो जाता है कि उसकी अर्निंग जो है वो एक हायर अर्निंग है। ठीक है, 30 लाख रुपए से ऊपर की प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री, बॉन्ड की, शेयर की खरीदारी हो रही है। देखिए हर कोई बॉन्ड, शेयर्स, म्यूचुअल फंड में पैसा नहीं लगाता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट को इससे अंदाजा हो जाता है कि आपकी अर्निंग कितनी है। तो ये ट्रांजैक्शन मंगाए जाते हैं और इन्हीं ट्रांजैक्शन के बेसिस पे गवर्नमेंट आइडेंटिफाई करती है कि कौन कौन से लोग टैक्स को इवेट करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग आज की क्लास के मेन टॉपिक पे, जिसका नाम है एडवांस टैक्स। ओके, एडवांस टैक्सेस में बच्चों हम लोग 3 चीजें इनफेक्ट पढ़ेंगे। हम बुक बहुत ध्यान से समझते हैं इसको। एडवांस टैक्स होता क्या है? एडवांस टैक्स होता क्या है? अगर प्रीवियस ईयर 18-19 की बात की जाए तो इसका असेसमेंट ईयर होता है 1920। ठीक है, व्हाट इज एडवांस टैक्सेस? अगर आपने प्रीवियस ईयर 18-19 में जो इनकम अर्न की है उस पे एडवांस बेसिस पे टैक्स 18-19 में ही दे दिया तो उसे कहा जाता है एडवांस टैक्स। ठीक है, एडवांस टैक्स क्या है? टैक्स ऑन या ऐसे कह लेते हैं एग्जांपल के जरिए, टैक्स पेड इन PY 18-19
on income earned in PY 18-19, जो 18-19 में इनकम कमाए ना, उसी इनकम पे टैक्स हम 18-19 पे दे देते हैं, 18-19 में ही दे देते हैं, ठीक है, ऑन एस्टिमेट बेसिस, क्योंकि भाई एक्चुअल टैक्स तो मुझे पता ही नहीं चलेगा ना। 18-19 का एक्चुअल टैक्स मुझे तब पता चलेगा जब 18-19 प्रीवियस ईयर पूरा खत्म हो जाएगा, उसके बाद मैं अपनी इनकम एसेस करूंगा, टैक्स निकालूंगा, तब पता चलेगा कितना टैक्स है। लेकिन अगर मैं 18-19 में ही, ठीक है, एस्टिमेट बेसिस पे टैक्स 18-19 में ही दे देता हूं, 18-19 की इनकम पे 18-19 में ही एस्टिमेट बेसिस पे टैक्स दे देता हूं, तो इसे कहा जाता है एडवांस टैक्स। इसमें पढ़ने वाली बात क्या है? नंबर 1 जो सबसे पहली पढ़ने वाली बात है वो ये है कि हु हैज टू पे एडवांस टैक्स। क्या सभी लोगों को एडवांस टैक्स देने की आवश्यकता है? नहीं। जिनका टैक्स बहुत कम आता है उनको एडवांस टैक्स देना ही नहीं है, वो तुम इकट्ठा दे देना, जब प्रीवियस ईयर खत्म हो जाएगा उसके बाद तुम असेसमेंट ईयर में टैक्स दे देना, अगर तुम्हारा टैक्स बहुत कम है तो who has to pay advance tax? Number 2, what if advance tax is not paid? अगर आपने नहीं पे किया है एडवांस टैक्स तो क्या होगा? तीसरी बात, एडवांस टैक्स पे किया जाता है 4 इंस्टॉलमेंट्स में। There are 4 installments to pay advance tax. आपने एडवांस टैक्स तो पे कर दिया, ठीक है, लेकिन समय पे सारी इंस्टॉलमेंट जमा नहीं की। जैसे मुझे 1 लाख रुपए का एडवांस टैक्स देना था, ठीक है, प्रीवियस ईयर 18-19 की इनकम पे जो मुझे टैक्स देना था 18-19 में वो 1 लाख रुपए था, मैंने 1 लाख रुपए दिया, लेकिन जो ड्यू डेट्स हुआ करती थी उस ड्यू डेट पे नहीं दिया, क्योंकि 4 इंस्टॉलमेंट पे देना था, 68 ड्यू डेट्स पे देना था, मैंने वो इंस्टॉलमेंट राइट टाइम पे नहीं दी, तो क्या होगा? व्हाट इफ installment of advance tax is not paid on time? तो क्या क्या हम लोग जानेंगे? एडवांस टैक्स किसे देना है, एडवांस टैक्स अगर समय पे नहीं दिया, एडवांस टैक्स अगर नहीं पे किया तो क्या होगा, और एडवांस टैक्स की इंस्टॉलमेंट समय पे नहीं जमा की तो क्या होगा, ठीक है। When a person becomes liable to pay advance tax, कब एक पर्सन एडवांस टैक्स पे करने के लिए लायबल बन जाएगा? Every person is liable to pay advance tax if the advance tax payable is ₹10,000 or more. अगर आपका एडवांस टैक्स पेबल 10,000 रुपया या उससे ज्यादा है, मतलब एडवांस टैक्स पेबल क्या होता है ये समझना जरूरी है। यहीं पे लिख देता हूं, व्हाट इज एडवांस टैक्स पेबल? एडवांस टैक्स पेबल का मतलब होता है टैक्स पेबल माइनस टीडीएस। मान लीजिए ये, और ये टैक्स पेबल एस्टिमेट बेसिस पे निकाला जाता है, ये टैक्स पेबल एस्टिमेट बेसिस पे होता है। देखिए क्या मतलब होता है, मान लीजिए मेरा टैक्स पेबल बनता है प्रीवियस ईयर 18-19 का, ठीक है, मेरा टैक्स पेबल बनेगा मान लेते हैं 25,000 रुपया, ठीक है, और मेरा टीडीएस कटा हुआ है 18-19 में 10,000 रुपया, तो ये 15,000 रुपए को कहा जाता है एडवांस टैक्स पेबल। मेरा टोटल टैक्स पेबल में से टीडीएस घटा दीजिए, टोटल टैक्स जो बनेगा 18-19 का उसमें से टीडीएस घटा दीजिए, तो जो बच गया उतना एडवांस टैक्स पेबल कहलाता है। अगर ये 10,000 रुपया या उससे ज्यादा है तब तो एडवांस टैक्स देना है, और 10,000 रुपया से कम आ रहा है तो एडवांस टैक्स नहीं देना है, ठीक है। यहां पे एडवांस टैक्स पेबल है 15,000 रुपया, ठीक है। अगर मान लीजिए मैं दूसरी तरफ कहता हूं कि मेरा टैक्स पेबल है 90,000 रुपया, मेरा टीडीएस है 85,000 रुपया, 5,000 रुपया बचा, नो एडवांस टैक्स पेबल। आपको एडवांस टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है। आप एक काम करिएगा, जब प्रीवियस ईयर खत्म हो जाएगा, असेसमेंट ईयर आ जाएगा, तो आप अपना टैक्स जमा कर लीजिएगा, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। एडवांस टैक्स पेबल 10,000 रुपया या उससे ज्यादा होना चाहिए, और एडवांस टैक्स पेबल का मतलब क्या होता है बच्चों? टैक्स पेबल माइनस टीडीएस, जो आपका टीडीएस कट गया है, क्योंकि जितना टीडीएस मेरा लोगों ने काट लिया है वो तो मुझे जमा करना नहीं है, मुझे तो बैलेंस जमा करना है। व्हाट इज टीडीएस? टीडीएस का मतलब ये है जिन्होंने भी मुझे इनकम दी है वो मेरा टैक्स काट के जमा कर दिए थे, तो मेरा ऑलरेडी टैक्स कितना जमा हो रखा है? 85,000,
मेरा टोटल टैक्स बना कितना 90,000. हाउ मच मोर आई हैव टू पे 5,000. सिंस आई हैव टू पे लेस देन 10,000, so I will not be required to pay any advance tax. चलिए आगे देखिए. ऑल आइटम ऑफ इनकम आर लायबल फॉर पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स. जितनी भी इनकम है सभी पे मिला के टैक्स देखना है. ठीक है. द स्कीम ऑफ एडवांस टैक्स पेमेंट, एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स इज ऑल्सो नोन एज पे एज यू अर्न. एक बार एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस वगैरह में इस तरीके की बातें पूछी जा सकती है कि एडवांस टैक्स को और क्या बोला जाता है. तो पे एज यू अर्न, जब कमा रहे हो तभी दे दो. पे एज यू अर्न इसको बोला जाता है. An individual who is of the age of 60 years or more at any time during the previous year and does not have any income chargeable under the head PGBP is not required to pay advance tax. अगर आप 60 साल से अधिक के हो और आपके पास PGBP की इनकम नहीं है, दो बातें, 60 years or more के हो and does not have PGBP, उसको एडवांस टैक्स देने की जरूरत नहीं है. नॉट रिक्वायर्ड टू पे एडवांस टैक्स. सीनियर सिटीजन हो और पीजीबीपी की इनकम नहीं है तो सरकार कह रही है कोई बात नहीं, एडवांस टैक्स मत दो, चाहे जितना भी एडवांस टैक्स पेबल आ रहा हो. अब ध्यान से सुनिए. अब इसी केस में हम बोलते हैं टैक्स पेबल 25,000, टीडीएस 10,000 रुपए, 15,000 रुपए आपका एडवांस टैक्स बन रहा है. आप सीनियर सिटीजन हो और आपकी पीजीबीपी की इनकम भी नहीं है, क्या एडवांस टैक्स पेबल है? नो, दिस नॉट एडवांस टैक्स पेबल नाउ. ठीक है. तो अगर सीनियर सिटीजन है, पीजीबीपी की इनकम नहीं है तो एडवांस टैक्स पेबल बनेगा ही नहीं. बाकी लोगों के केस में क्या होगा? अगर 10,000 रुपए से ऊपर है तो एडवांस टैक्स पेबल है, नहीं तो नहीं है. हाउ इज द एडवांस टैक्स पेबल? एडवांस टैक्स देना कैसे होता है, ये इंस्टॉलमेंट्स की बात अब कर रहा है. एडवांस टैक्स देना कैसे उसकी बात कर रहा है. कह रहा है कि ऑन बिफोर 15 जून के पहले 15% तक एडवांस टैक्स का पेमेंट कर दो, अप टू 15% ऑफ द एडवांस टैक्स पेबल. ऑन बिफोर 15 सितंबर के पहले 45% दे दो. 15 दिसंबर के पहले 75% तक दे दो और 15 मार्च के पहले 100% तक दे दो. ये इंस्टॉलमेंट पे करने का तरीका होता है. 4 इंस्टॉलमेंट में पे करना है. 4 इंस्टॉलमेंट कौन सी है? ध्यान दीजिएगा. जिस महीने में क्वार्टर पूरा होता है आपका, उस महीने की 15 तारीख. जैसे पहला क्वार्टर होता है अप्रैल में जून, तो जून की 15 तारीख. दूसरा क्वार्टर होता है जुलाई अगस्त सितंबर, तो सितंबर की 15 तारीख. तीसरा क्वार्टर होता है अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो दिसंबर की 15 तारीख. चौथा क्वार्टर होता है जनवरी फरवरी मार्च, तो मार्च की 15 तारीख. तो याद रखेंगे हर क्वार्टर का जो लास्ट मंथ है उसकी 15th. ठीक है. हर क्वार्टर के लास्ट मंथ का 15th ये होता है एडवांस टैक्स की इंस्टॉलमेंट पे करने का ड्यू डेट. और पे कितना करना होता है? 15, 45, 75, 100. 15%, 45%, 75% एंड 100%. नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू दिस विथ एन एग्जांपल. कंप्यूट एडवांस टैक्स पेबल. कंप्यूट इंस्टॉलमेंट ऑफ एडवांस टैक्स पेबल. ठीक है. टैक्स पेबल है इसका दिस इज फॉर द प्रीवियस ईयर 18-19 और for the previous year 18-19 the tax payable is say 30,000 rupees less TDS 10,000, 20,000 remains. अच्छा अब ये बताइए क्या 20,000 रुपए एडवांस टैक्स पे करना पड़ेगा? बिल्कुल करना पड़ेगा. 10,000 रुपए से ज्यादा है तो दिस इज एडवांस टैक्स पेबल. एडवांस टैक्स पेबल 20,000 रुपए है. मुझे एडवांस टैक्स पेबल नहीं कह रहा है, कह रहा है इंस्टॉलमेंट कंप्यूट करो. तो इसकी 4 इंस्टॉलमेंट बनेगी. एक तो बनेगी 15 जून, 15/6/2018. ध्यान दीजिएगा प्रीवियस ईयर के अंदर ही इंस्टॉलमेंट बनेगी. 18-19 में ही 4 इंस्टॉलमेंट बनेगी. ठीक है. एडवांस टैक्स वो है जो प्रीवियस ईयर 18-19 की इनकम पे टैक्स भी 18-19 में ही देना है. ठीक है ना.
अगर आप 19-20 में दोगे तो वो सेल्फ असेसमेंट टैक्स कहलाता है। जो हम 18-19 में देंगे वो एडवांस टैक्स है, 19-20 में जो देंगे वो सेल्फ असेसमेंट टैक्स है। ठीक है, 18-19 की इनकम पे 18-19 में टैक्स दिया एडवांस टैक्स, 18-19 की इनकम पे 19-20 में टैक्स दिया सेल्फ असेसमेंट टैक्स। ठीक है, तो 15 जून को पहली इंस्टॉलमेंट बनेगी, तो आपको देना होगा 20,000 का 15%, कितना? 3,000। ठीक है, 15 सितंबर 18। ठीक है, यहां पे 45% कह रहा है, तो 20,000 रुपया का 45% यानी कि 9,000। ठीक है, 15 दिसंबर 18 75%, 20,000 का 75% यानी कि कितना? 15,000 रुपया। और 15 मार्च 19 को 20,000 का 100% यानी कि कितना? 20,000। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, ध्यान से सुनिए, क्या मैं 15 जून को 3,000 पे 9,000 पे 15,000 पे 20,000 जमा करूंगा? नहीं, ये क्या कहता है? 15% तक जमा हो जाना चाहिए, यहां तक 45% तक यहां तक जमा हो जाना चाहिए। क्या मतलब है? 15 जून तक 3,000 जमा हो जाना चाहिए, 15 सितंबर तक टोटल 9,000 जमा हो जाना चाहिए। यानी अगर 3,000 पहले ही जमा कर रखे हो तो यहां पे बस 6,000 और जमा करो, यहां तक 9,000 हो जाना चाहिए। ठीक है, अब 15 दिसंबर 2018 को 15,000 रुपया तक हो जाना चाहिए, 75% तक हो जाना चाहिए। अगर आप 3,000 यहां, 6,000 यहां, 9,000 जमा कर चुके हो तो यहां पे 6,000 रुपया और जमा कर दो, 15,000 हो गया। अब यहां तक अगर 15,000 जमा कर दिए तो यहां पे बस 5,000 रुपया और जमा कर दो, ये मतलब है। ठीक है, 15, 45, 75, 100 का मतलब क्या है? 15% तक पैसा जून में जमा हो जाना चाहिए, सितंबर में 45% तक, दिसंबर में 75% तक और मार्च में 100% तक पैसा जमा हो जाना चाहिए, ये कहना चाहता है। ये पैसा जमा करना पड़ेगा, प्रोवाइडेड। देखिए ध्यान दीजिए, यहां पे 2-3,000 जमा हो गया, ये जरूरी नहीं है। अगर यहां 3,000 रुपया नहीं जमा हो गया, 2,500 जमा हुआ है, तो यहां 6,500 तक कर दीजिएगा। ठीक है, ये तो इसलिए हमको याद ये रखना है, परसेंटेज डिफरेंशियल नहीं, हमको याद ये रखना है 15, 45, 75, 100 ये रेश, इतनी पेमेंट हो जानी चाहिए। ठीक है, अगर मान लीजिए मैं ये कहता हूं कि मैंने यहां पे 2,500 जमा किए थे, ध्यान से सुनिएगा, मैंने यहां 2,500 जमा किए थे और यहां 6,500 जमा कर दिए। ठीक है, और बाकी यहां पे भी 6,000 जमा किया, यहां पे भी 5,000 जमा किया, तो पता है मैंने डिफॉल्ट किया है 4 में से एक इंस्टॉलमेंट पे करने में। यहां पे हमने कम जमा किया था तो एक इंस्टॉलमेंट में डिफॉल्ट हो गया, क्योंकि यहां पे 2,500 ही जमा हुआ और यहां तक कितना हो गया था? 2,500 और 6,500 कितना हुआ? 9,000। तो यहां का परफेक्ट है 9,000, 45% जमा हो गया। तो इन 4 इंस्टॉलमेंट में से एक इंस्टॉलमेंट में डिफॉल्ट हुआ है। कभी कभी ऐसा भी होता है आप 4 इंस्टॉलमेंट में डिफॉल्ट कर देते हो। आइए सुनिए अब आगे। Any payment of advance tax made before 31st March shall be treated as advance tax paid during the financial year। अगर आप 31 मार्च के पहले फाइनेंशियल ईयर में पैसे जमा कर देते हो तो एडवांस टैक्स उसे ट्रीट किया जाता है। अब आप कहोगे सर आप तो बड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी बात कर रहे हैं, अभी तो आपने कहा कि 15 मार्च तक 100% पैसा जमा हो जाना चाहिए, और अभी तुरंत आप कह रहे हैं कि 31 मार्च तक जो भी पैसा जमा होगा वो एडवांस टैक्स कहलाएगा। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। आप 31 मार्च तक अगर पैसे जमा कर दोगे तो एडवांस टैक्स आपने जमा किया है ये कहलाएगा कि आपने एडवांस टैक्स समय पे जमा किया है। लेकिन आप मुझसे पूछोगे क्या मैंने इंस्टॉलमेंट ऑफ एडवांस टैक्स सही समय पे जमा किया? मैं कहूंगा नहीं, इंस्टॉलमेंट सही समय पे जमा नहीं हुई। आपकी एडवांस टैक्स जमा हो गई? यस हो गई। आपकी इंस्टॉलमेंट सही समय पे जमा नहीं हुई। अगर आप 31 मार्च 2019 तक पूरा का पूरा 20,000 रुपया जमा कर देते हो, ध्यान दीजिएगा, अगर आप 31 मार्च 2020 तक अगर आप एडवांस टैक्स जमा कर देते हो, टैक्स जमा कर देते हो, तो यही कहलाएगा कि आपने एडवांस टैक्स सही समय पे जमा किया है। लेकिन अगर आप 15 मार्च तक करते हो, 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च जिस शेड्यूल के हिसाब से कहा गया वैसे जमा करते हो, तो यह कहलाएगा कि आपने इंस्टॉलमेंट भी सही समय पे जमा की। मैंने आपसे यहां पे 3 बातें की थी। किसको एडवांस टैक्स देना है, तो ये आपको पता चल गया, जिसका 10,000 रुपए से ज्यादा टैक्स पेबल बनता है। ठीक है, और टैक्स पेबल जिसका 10,000 से ज्यादा एडवांस टैक्स पेबल बनता है
और एडवांस टैक्स पेबल निकाला कैसे जाता है, टैक्स पेबल माइनस टीडीएस। व्हाट इफ द एडवांस टैक्स इज नॉट पेड? व्हाट इफ द एडवांस टैक्स इज नॉट पेड के लिए एडवांस टैक्स पे हुई है कि नहीं, ये बात हम कैसे जानेंगे? 31 मार्च तक पे हो गया तो एडवांस टैक्स पे हो गया, ये वाली कंडीशन सही हो गई, अब कुछ नहीं होगा। व्हाट इफ द इंस्टॉलमेंट ऑफ एडवांस टैक्स इज नॉट पेड? अगर 15 मार्च तक जमा हो, 31 मार्च तक जमा हो गई तो ये तो सही हो गया, लेकिन ये वाला गड़बड़ हो गया। अगर एडवांस टैक्स की इंस्टॉलमेंट भी सही समय पे जमा करनी है तो वो चारों कंडीशन लगानी पड़ेगी। ठीक है। इफ द लास्ट डेट फॉर पेमेंट ऑफ एनी इंस्टॉलमेंट ऑफ एडवांस टैक्स इज अ डे ऑन विच द रिसीविंग बैंक इज क्लोज्ड, the SCC can make the payment on the next immediately following working day, and in such cases mandatory interest payable under section 234B and 234C would not be charged. अब मैं आपको 3 सेक्शन के बारे में एक साथ बताने वाला हूं, 234B, C और साथ में A भी। ठीक है, ध्यान से सुनिए, यही सेक्शन आपको 3 पढ़ने हैं इसमें। 234A, 234B और 234C। सेक्शन याद करना बहुत आसान है, कितना बढ़िया सेक्शन है। देखिए 2, 3, 4 याद रहेगा कि भूल जाओगे? भूल ही नहीं सकता कोई, बहुत सुंदर सेक्शन है, कितना आसान भी है याद करना। 2, 3, 4 ABC। ठीक है, कितना अच्छा है, सीरियटम में एकदम। 234 ABC। 234 A क्यों लगता है, ये क्या है? This is interest for late filing of return। अगर आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न देर से जमा करोगे तो आपको 234A का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। 234B क्या है? इंटरेस्ट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। अगर आप एडवांस टैक्स पे नहीं करते हो तो 234B लगता है। मतलब 31 मार्च 2019 तक अगर आपने टैक्सेस पे नहीं किया तो 234B का इंटरेस्ट देना पड़ता है। और 234C लगता है अगर आप इंस्टॉलमेंट समय पे नहीं जमा कर रहे हो। इंटरेस्ट फॉर डिलेड पेमेंट of installment of advance tax। 234A क्या है? लेट फाइलिंग ऑफ रिटर्न के लिए। 234B क्या है? एडवांस टैक्स न जमा करने के लिए इंटरेस्ट। और 234C क्या है? इंस्टॉलमेंट समय पे न जमा करने के लिए इंटरेस्ट। ठीक है, अच्छा अब मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। ड्यू डेट ऑफ ROI मान लेते हैं वो है 31 जुलाई 2019। ठीक है, आपका टैक्स पेबल बना था 25,000, इसमें से TDS था आपका मान लेते हैं 5,000 रुपया, अब 20,000 रुपया आपका टैक्स पे करना था। और ठीक है, आपने टैक्स पेमेंट कैसे की है वो बता देता हूं। आपने टैक्स पेमेंट की है 15/6/18 को 10,000 रुपया, और 31 मार्च 19 को 10,000 रुपया। ठीक है, और ROI सबमिट की है आपने 15 जुलाई 19 को। आपको मुझे यह बताना है कि मुझे इंटरेस्ट कौन कौन से सेक्शन में देना पड़ेगा। 234A, B और C 3 सेक्शन में इंटरेस्ट मांगा जाता है। ठीक है, तीनों अलग अलग डिफॉल्ट से रिलेटेड है। आप ये देखिए मुझे कौन कौन से सेक्शन के तहत गलती कर दी है और मुझे कहां कहां इंटरेस्ट देना पड़ेगा। समय लीजिए, सोचिए, कुछ कैलकुलेट नहीं करना, बस ये सोचिए गलती कौन कौन से सेक्शन में हुई,
मुझे इंटरेस्ट कौन कौन से सेक्शन के तहत देना पड़ेगा ये देखिए। विचार करिए। कुछ नहीं करना है, बस आप ये देखिए 234 ए बी सी में से कहां पे इंटरेस्ट देना होगा, कौन से सेक्शन में गलती हो गई, कौन सा गुनाह किया मैंने, कौन सा पाप किया। 3 गुनाह के नाम मैंने लिए थे, लेट रिटर्न जमा करना, दूसरा एडवांस टैक्स न जमा करना, तीसरा एडवांस टैक्स का समय पे न जमा करना। कौन कौन से गुनाह मुझसे हुए हैं, पाप हुए हैं, जरा जल्दी से बताइए। ओके, लेट्स सी नाउ। बहुत आराम से करेंगे, एकदम आराम से बच्चों, कोई हड़बड़ी है नहीं। 234 ए किस बात का है? इंटरेस्ट फॉर लेट फाइलिंग ऑफ रिटर्न। क्या मैंने रिटर्न लेट जमा की, ड्यू डेट था 31 जुलाई, मैंने जमा कर दी 15 जुलाई को ही। अरे वाह भाई वाह, मैंने तो बहुत अच्छा रिटर्न जमा किया, समय पे जमा किया, 234 से लग ही नहीं सकता। किस बात का इंटरेस्ट? समय पे रिटर्न जमा हुआ। आइए सोचते हैं 234 बी क्या है। 234 बी कहता है इंटरेस्ट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। अगर मैं एडवांस टैक्स नहीं जमा करता, एडवांस टैक्स किसे कहते हैं? अगर 10,000 रुपए से ज्यादा आपको टैक्स देना है तो एडवांस टैक्स देना पड़ेगा। और एडवांस टैक्स का मतलब यह होता है कि प्रीवियस ईयर के अंत से पहले पहले दे दो, 31 मार्च के पहले पहले दे दो। तो क्या मैंने 31 मार्च के पहले जितना टैक्स देना था दे दिया? हाँ, 25,000 में से 5,000 घटा के 20,000 का टैक्स देना था, यानी एडवांस टैक्स देना था। और ये 20,000 रुपए कब तक दे देना था? 31 मार्च 2019 तक। देखो बच्चों, मैंने 31 मार्च 2019 तक 20,000 रुपए दे दिया। कुछ जून में दे दिया, कुछ मार्च 19 में दे दिया, 20,000 पूरा दे दिया, राइट? तो यानी ये भी नहीं लगेगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखिए, तीसरी बात है इंटरेस्ट फॉर डिलेड पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। इंस्टॉलमेंट ऑफ एडवांस टैक्स अगर आप डिले करेंगे तो 234 सी लगेगा। तो क्या देखते हैं, 15 जून तक मुझे कितना पैसा दे देना था? 15 जून तक मुझे दे देना था 15%। 20,000 का 15% होता है 3,000। मैंने 15 जून को 10,000 दे दिया था, चलिए अच्छी बात है। 15 सितंबर को मुझे दे देना था कितना? 15 सितंबर तक 45%, यानी 20,000 का 45% होता है 9,000 रुपए तक। तो मैंने 9,000 रुपए तक दे देना था 15 सितंबर तक, मैंने उसके पहले ही 10,000 दे दिया है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा है 15 दिसंबर तक आपको दे देना था 75%, यानी कि 20,000 का 75% होता है 15,000। मैंने 15 दिसंबर तक कितना दिया है? 15 दिसंबर तक तो अभी यही चल रहा है, बस 10,000, क्योंकि ये 10,000 तो बहुत बाद में दिया है, मार्च 19 में दिया है। तो मैंने इंस्टॉलमेंट ठीक समय पे नहीं दी। मुझे 75% पैसा दे देना था, 15,000 रुपए तक दे देना था 15 दिसंबर को, और 15 मार्च तक ही 100% पैसा दे देना था। मैंने 15 मार्च तक ये पैसा नहीं दिया, 31 मार्च को दिया है। 234 सी का इंटरेस्ट लगेगा। आया समझ में सबको?
234 ए नहीं लगेगा, रिटर्न समय पे जमा हुआ, एडवांस टैक्स जमा हुआ, हाँ हुआ, इंस्टॉलमेंट समय पे नहीं जमा हुई, इसलिए 234 सी लगेगा। बात समझ में आ गई? तो अब कैलकुलेशन सिखाते हैं आपको, ठीक है? चलिए अब एक एक करके सीखिए। 234 ए, इंटरेस्ट फॉर लेट फाइलिंग ऑफ रिटर्न। इंटरेस्ट फॉर लेट फाइलिंग ऑफ रिटर्न, देखिए दिस इज ईयर एंड, ये ईयर एंड है, ये मान लीजिए ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न है, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न, ठीक है। मैंने यहां पे टैक्स पे किया और यहां पे आरओआई फाइल कर दी। अभी रुक जाइए, यहां कुछ नहीं है, चलिए देखिए ईयर एंड, ये ईयर एंड है। यही ना होता है कि जब ईयर एंड आता है तो 31 मार्च को उसके बाद जुलाई या सितंबर में रिटर्न जमा करनी होती है, यहां पे रिटर्न जमा करनी थी, किया आपने, यहां पे लेट जमा किया है, यही तभी 234 ए लगेगा, ठीक है। 234 ए इस पीरियड से इस पीरियड पे लगता है, ये है सेक्शन 234 ए का पीरियड, ठीक है। 234 ए लगेगा, कैसे लगेगा? 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ, ठीक है। अब एक बात बताइए, इंटरेस्ट लगेगा 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ, तो उसके लिए तो अमाउंट चाहिए, तो कौन से अमाउंट पे लगेगा? उस अमाउंट पे लगेगा जितना टैक्स बाकी है इस दिन। 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ ऑन अमाउंट आउटस्टैंडिंग ऑन अमाउंट आउटस्टैंडिंग ऑन कौन सी डेट? ये वाली डेट। अब बहुत ध्यान से सुनिए बच्चों, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं रिटर्न लेट जमा करता हूं तो ये इंटरेस्ट उसी के लिए है, लेकिन एक ऐसा बंदा जो अपना पूरा टैक्स इस डेट के पहले ही जमा कर दिया, रिटर्न लेट जमा करेगा तो टैक्स इंटरेस्ट बनेगा ही नहीं। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए अमाउंट चाहिए, और जिस अमाउंट पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है वो अमाउंट कौन सा होता है? अमाउंट ऑफ टैक्स आउटस्टैंडिंग ऑन द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम। जितना टैक्स का बकाया चल रहा है ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न पे, उसी पे 1% पर मंथ के हिसाब से ब्याज शुरू हो जाता है। लेकिन जिसका पैसा बकाया चल ही नहीं रहा है टैक्स का, क्या उसके लेट जमा करने से रिटर्न कोई इंटरेस्ट लगेगा? नहीं लग पाएगा बच्चों, लग नहीं पाएगा। इसका नाम जरूर है लेट रिटर्न जमा करने का इंटरेस्ट, लेकिन मजबूरी है कि इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए अमाउंट चाहिए, और जिस दिन वो रिटर्न की ड्यू डेट थी उस दिन तक कोई टैक्स बाकी नहीं था, तो कैलकुलेट किस अमाउंट पे इंटरेस्ट करेंगे? तो अगर मेरा कोई टैक्स बकाया इस दिन नहीं है, मैं रिटर्न यहां भी जमा करूंगा, ध्यान दीजिए 234 ए का इंटरेस्ट लग नहीं पाएगा, लग नहीं पाएगा, मजबूरी है। ये टैक्स, ये इंटरेस्ट लगता क्यों? लेट फाइलिंग ऑफ रिटर्न के लिए, ठीक है। अच्छा, अब यहां बात करते हैं। अगर मान लीजिए मैंने टैक्स यहां पे कर दिया, टैक्स पेड, लेकिन रिटर्न यहां पे जमा कर रहा है और भी बाद में, तो 234 ए का इंटरेस्ट लगता है जितना टैक्स बकाया होता है किस दिन यहां पे, कब तक लगेगा? जिस दिन टैक्स जमा कर दिए वहां तक का, या जिस दिन रिटर्न फाइल किए वहां तक का? जिस दिन रिटर्न फाइल किए वहीं तक का लगेगा। टैक्स पहले ही जमा कर दिए तो भी, क्योंकि ये टैक्स न जमा करने का इंटरेस्ट नहीं है, ये
क्या चीज का इंटरेस्ट है? रिटर्न देर से जमा करने का। भाई रिटर्न के लिए एक अमाउंट चाहिए, और गवर्नमेंट ने अमाउंट क्या बना दिया है कि जितना टैक्स बकाया है। ये मत सोचिए कि टैक्स बाकी होने का ये इंटरेस्ट है, बिल्कुल भी नहीं है। टैक्स बाकी लगाने का इंटरेस्ट नहीं है, ये इंटरेस्ट है रिटर्न के लेट जमा होने का। लेकिन इंटरेस्ट निकालने के लिए एक अमाउंट चाहिए, और गवर्नमेंट ने इसलिए बोल दिया कि ये अमाउंट कौन सा होगा? जो टैक्स तुम्हारा बकाया है ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न। ठीक है, 1% लगेगा पर मंथ, और पार्ट ऑफ द मंथ के लिए भी 1%। इसका मतलब यह है कि अगर 1 महीना देर हो जाएगी तो 1% ब्याज देना पड़ेगा, लेकिन 1 महीना 1 दिन देर हो जाएगी तो 2% ब्याज देना पड़ेगा, क्योंकि 1 दिन भी पार्ट ऑफ द मंथ है, और पार्ट ऑफ द मंथ के लिए भी 1% देना पड़ेगा। जल्दी से बताइए बच्चों, अगर 4 महीना 4 दिन का देरी हो जाता है आपको रिटर्न जमा करने में, तो आपको कितना ब्याज देना पड़ेगा? 4 महीना 4 दिन 5% देना पड़ जाएगा। 4 महीने का 4%, और 4 दिन का भी 1% देना पड़ेगा, क्योंकि 4 दिन का मतलब पार्ट ऑफ द मंथ हो गया। एग्जाम्पल लिख रहा हूं आपके लिए, जरा सॉल्व करके दिखाइए। ड्यू डेट ऑफ आरओआई 31 जुलाई 19, टैक्स पेबल 20,000, पेड ऑन 31/8/19, आरओआई फाइल्ड ऑन 31/12/19। ये क्वेश्चन किसके लिए है? दिस इज फॉर प्रीवियस ईयर 18-19, प्रीवियस ईयर 18-19 का क्वेश्चन है। चलिए जल्दी से मुझे सॉल्व करके दिखाइए बच्चों, इसका सॉल्यूशन चाहिए। चलिए देखिए कैसे होगा ये। ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग आरओआई थी 31 जुलाई। आपने जमा किया है रिटर्न 31/12/2019 को। क्या महीने का डिले है? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 5 महीने का डिले है। ठीक है, टैक्स 20,000 रुपए का आपको पे करना था, आपने 31/8/19 को पे किया, यानी 31 जुलाई को क्या 20,000 रुपए का टैक्स बाकी था? हाँ, 31 जुलाई को बाकी था, मैंने तो 31 अगस्त को पे किया है ना। तो जितना पैसा रिटर्न जमा करने ड्यू डेट पे, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न पे जितना पैसा बकाया था, उसी पे 234A का इंटरेस्ट निकाला जाता है। कितने पीरियड का निकाला जाता है? जितना डिले आपको रिटर्न फाइल करने में होता है। टैक्स पे करने में जितना रिटर्न देर होता है उसमें नहीं, निकाला जाता है उस पैसे पे जो पैसा बकाया है, टैक्स का जो पैसा बकाया है ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न पे। और ब्याज निकाला जाता है उतने महीने का जितने महीने के लिए आप रिटर्न को लेट करते हो। तो इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A हो जाएगा, 20,000 रुपया बकाया था रिटर्न फाइलिंग के दिन, और क्या महीने का डिले हुआ है?
जमा करने में नहीं बच्चों, रिटर्न जमा करने में कितना महीना डिले हुआ है ये देखना है। जुलाई से लेके दिसंबर 5 महीना यानी 5%, 1,000 रुपया, 1,000 रुपए का ब्याज लग जाएगा। कितने बच्चों ने एकदम परफेक्ट किया? जिसका जिसका आंसर 1,000 रुपए आ रहा है, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए एक क्वेश्चन और। ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न यही था 31/7/19। टैक्स पे करना था मुझे 20,000 रुपया, बहुत अच्छी बात। मैंने पे किया 5,000 रुपया 10/4/19 को, अब 15,000 रुपया 10/8/19 को, और रिटर्न जमा की मैंने 31/10/19 को। चलिए देखिए कौन सा होनहार बच्चा मुझे बड़ा जल्दी से इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A करके दिखाता है। चलिए देखिए क्या होगा। 234A का इंटरेस्ट, रिटर्न लेट जमा हुई है तभी ये लगेगा। सबसे पहली बात तो ये, रिटर्न लेट जमा हुई कि नहीं हुई। रिटर्न लेट जमा हो गई। देखिए 31 जुलाई की जगह 31 अक्टूबर को हो रही है, रिटर्न लेट जमा हो गई। कौन से अमाउंट पे लगेगा? जो अमाउंट ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न पे बाकी था। 31 जुलाई को कितना पैसा बाकी था? 20,000 नहीं, क्योंकि 5,000 रुपए मैंने उसके पहले ही 10 अप्रैल को जमा कर लिया था। 15,000 रुपए बाकी था, 15,000 रुपए लगेगा। क्या महीना रिटर्न लेट किए हो जमा? जुलाई में करना था, अक्टूबर में किए, तो अगस्त सितंबर अक्टूबर 3 महीने, 3%, तो 450 रुपया। बस ये एग्जाम्पल नोट कर लीजिए, प्रैक्टिस कीजिएगा, कभी गलती नहीं होगी। बस ध्यान रखना है, अलर्ट रहना है। अमाउंट लेना है जो टैक्स का बकाया है ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न पे, और पीरियड परसेंटेज क्या परसेंट लेना है, उतना महीने 1% पर मंथ के हिसाब से लेना होता है। तो पीरियड कौन सा लेंगे? पीरियड वो लेंगे जितना आपको डिले हुआ है रिटर्न जमा करने में। ठीक है, चलिए अब अगला आपको कराते हैं 234B। ये क्या है? इंटरेस्ट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। ठीक है, और एडवांस टैक्स इज पेबल, एडवांस टैक्स इज पेबल when it is ₹10,000 और मोर। 10,000 रुपए या उससे ज्यादा है तभी एडवांस टैक्स देना ही है, नहीं तो देने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, और अगर 10,000 रुपया या उससे ज्यादा है और आपने 90% भी जमा कर दिया 31 मार्च तक, तो इंटरेस्ट नहीं लगता है। ये भी बात है, इंटरेस्ट तभी लगता है, इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A(b) is payable only when amount paid
before 31st March is less than 90% of advance tax. एडवांस टैक्स तभी देना है जब 10,000 रुपया या उससे ज्यादा का एडवांस टैक्स पे होना है, और 234B का इंटरेस्ट तभी लगता है जब 90% से कम पैसा आपने जमा किया है। मतलब समझिए, ध्यान से समझिए, अगर मान लीजिए 10,000 रुपया का एडवांस टैक्स है तो क्या मुझे जमा करना है? हाँ। अगर मैंने 9,000 रुपये भी जमा कर दिया ना तो भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा 234B का। क्यों? क्योंकि बेसिकली आप ऐसे समझिए, रियल सेंस में टैक्स तो आपको तभी पता चलता है जब प्रीवियस ईयर एंड हो जाता है। सरकार आपको अंदाज से जमा करने को कहती है ना। प्रीवियस ईयर 18-19 में प्रीवियस ईयर 18-19 की इनकम पे टैक्स जमा करना है, इसका मतलब अंदाज पे करना है ना। अरे हम 90% तक भी अगर जमा कर दिए हैं जो एक्चुअल टैक्स मेरा आ रहा है, तो इसका मतलब है कि मैंने ठीक ठाक जमा कर दिया है, क्योंकि अंदाज पे जमा हो रहा था। गवर्नमेंट के लिए परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। 90% तक भी कर दिए हो, परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए समझाते हैं आपको। अभी लगता कहां से कहां तक है? एडवांस टैक्स का मतलब यह होता है कि ईयर एंड पे पैसा जमा हो जाना चाहिए, ठीक है, और ये है डेट ऑफ टैक्स पेमेंट। एडवांस टैक्स तो भाई यही कहता है ना 234B की भैया ईयर एंड तक जमा कर देना, 31 मार्च तक जमा कर देना, लेकिन आप यहां पे कर रहे हो, तो यहां से लेके यहां तक मेरे ऊपर लग जाएगा 234B का इंटरेस्ट ऑन अमाउंट आउटस्टैंडिंग ऑन, कौन से दिन के अमाउंट आउटस्टैंडिंग पे लगेगा? जो 31 मार्च को बकाया चल रहा है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? 234B का इंटरेस्ट लगता है 31 मार्च को जितना टैक्स बाकी है वहां से लेके उतने पीरियड का टैक्स लगेगा जिस दिन आप टैक्स पे किए हो। एग्जांपल दूंगा अब आपको। एग्जांपल, टैक्स पेबल 25,000, TDS 20,000, प्रीवियस ईयर 18-19 का है, पेड ऑन 5 अप्रैल 19। टैक्स पेबल आपका 25,000 बना था प्रीवियस ईयर 18-19 का, TDS 20,000 रुपए कटा था, और आपने 5 अप्रैल 2019 को 5,000 रुपए जमा किए। इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234B कितना होगा? बताइए। कुछ नहीं होगा, नील। क्यों होगा? क्योंकि 10,000 रुपए से ऊपर अगर ये बचता है तभी पे करना होता है, नहीं तो पे करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों लगेगा? लगेगा ही नहीं। ठीक है, दूसरा एग्जांपल, प्रीवियस ईयर 18-19 के लिए अगेन बहुत आसान है, बस थोड़ा सा अलर्ट रहना है बच्चों। देखो, टैक्स पेबल 25,000, ठीक है, TDS 5,000, 20,000 रुपया बच गया, पेड ऑन 20/3/18, 10,000, पेड ऑन 31/3/18, 8,000, पेड ऑन 4/4, ओहो 18 कहां से आ जाएगा? हाँ, 20/3/19, 19 और 4/4/19, 2,000, और ये खत्म हो गया। हमने 20,000 रुपए का टैक्स कैसे जमा किया देख लीजिए। 20 मार्च 19 को जमा किया 10,000, फिर 31 मार्च 19 को 8,000, और फिर 2,000 रुपया 4/4/19 को। 234B का इंटरेस्ट बताना है आपको।
चलिए सोचिए और बताइए बच्चों। बताइए बच्चों, 234 बी का इंटरेस्ट। 234 बी का इंटरेस्ट तभी लगता है जब आप ये 10,000 रुपए से ऊपर का अमाउंट हो और 90% से कम पैसा आपने 31 मार्च तक जमा किया हो। मैंने 90% बच्चों जमा कर दिया, देखो 10,000 और 8,000 18,000 तो जमा कर ही दिए थे 31 मार्च तक। इंटरेस्ट तभी लगता है जब 90% तक पैसा भी ना जमा हो। मैंने 90% पैसा जमा कर दिया था, इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234 भी नील हो जाएगा। अब बच्चों इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, देखो कौन कौन आंसर कर पाता है। टैक्स पेबल 25,000 था, 5,000 रुपए का मेरा टीडीएस कटा था, 20,000 रुपए की मुझे पेमेंट करनी थी। मैंने 5,000 रुपए की यहां पे पेमेंट की, 15,000 रुपए 10,000 रुपए की यहां पे पेमेंट की, 11,000 रुपए की यहां पे पेमेंट की, 10 15 4 19 हो गया, 4,000 रुपए की यहां पे पेमेंट की और ये खत्म हो गया पेमेंट। ठीक है, अब बताइए क्या मुझे 234 बी का इंटरेस्ट देना पड़ेगा? आपको ये देखना होगा कि क्या आपने 31 मार्च तक 90% पैसा जमा कर दिया था कि नहीं। 10,000 से ज्यादा देना था? हाँ देना था। क्या मैंने 90% पैसा जमा किया 31 मार्च 19 तक? नहीं भाई, मैंने 16,000 रुपए जमा किए थे और 90% होता है 18,000 रुपया, मैंने जमा नहीं किए। तो कोई बात नहीं, 31 मार्च को जितना पैसा बाकी है, कितना बाकी है? 4,000 रुपया। 4,000 रुपया पे ब्याज लगेगा। क्या परसेंट? जितना देर की हो टैक्स जमा करने में, कितना देर की हो? 4 दिन तो देर किए, 31 मार्च तक जमा करना था, 4 अप्रैल को किए हैं। 4 दिन मतलब पार्ट ऑफ द मंथ हो गया, 1% लगेगा। 1% का मतलब कितना होता है? 40 रुपया। 40 रुपए का ब्याज लग गया। ठीक है, अब एक क्वेश्चन बनाओ 234 ए और बी को मिक्स करके। एक ही क्वेश्चन रहेगा, 234 ए का भी इंटरेस्ट निकालेंगे, 234 बी का भी आप निकालेंगे। मजा आएगा आपको, करिएगा। ये वाला हो गया ना? कैलकुलेट इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234 ए एंड 234 बी, प्रीवियस ईयर 18-19, टैक्स पेबल 25,000, लेस टीडीएस 5,000, 20,000, पेड ऑन 20/3/19 8,000, पेड ऑन 15/9/19 12,000, ये हो गया नील। ड्यू डेट ऑफ आरओआई था 31/7/19, डेट ऑफ फाइलिंग आरओआई, आपने फाइल किस दिन किया? 15 अक्टूबर 19। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, दोनों इंटरेस्ट निकालना है 234 ए बी। बहुत शांतिपूर्वक सोचेंगे तभी विचार करके आंसर निकाल पाएंगे, हड़बड़ाएंगे गड़बड़ हो जाएगी।
चलिए करें सॉल्यूशन इसका। 234 ए का इंटरेस्ट तब लगता है जब मैं लेट रिटर्न जमा करता हूं। क्या मैंने लेट रिटर्न जमा किया? बिल्कुल। 31 जुलाई की जगह मैंने 15 अक्टूबर को किया। ठीक है, तो 234 ए का इंटरेस्ट लगेगा। इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234 ए कितना लगेगा, किस अमाउंट पे लगेगा? वो अमाउंट जो रिटर्न जमा करने के दिन बाकी था। 31 जुलाई को जो पैसा बाकी था ना, उस पे लगेगा। 31 जुलाई को कितना पैसा बाकी था? ये 12,000 बाकी था 31 जुलाई को, क्योंकि ये सितंबर में पे हुआ है, तो ये पैसा बाकी था। ठीक है, और ये 8,000 रुपए तो आप पहले ही जमा कर चुके थे 20 मार्च को ही। तो 31 जुलाई को 12,000 रुपए बाकी थे। 12,000 रुपए पे लगेगा जितने पीरियड का डिले है। डिले कितना है? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 3 महीना, 3%। ठीक है, अगस्त लेट हो गया, सितंबर लेट हो गया, अक्टूबर के भी 15 दिन हो गया ना, तो वो भी गिना जाएगा, अक्टूबर महीना भी 3%। तो ये हो गया 360 रुपए का ब्याज। अब इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234 बी कब लगता है? अगर आपने एडवांस टैक्सेस नहीं जमा किए, कब तक करना होता है? 31 मार्च तक, 31 मार्च 19 तक। मैंने कितना पैसा एडवांस टैक्स का नहीं जमा किया? 12,000 रुपए, ये नहीं जमा किया, तो मुझे 12,000 रुपए पे ब्याज देना पड़ेगा। कितने पीरियड का? जब तक कि आप जमा नहीं कर देते, जब तक कि आप जमा नहीं कर देते। मैंने कितना डिले किया भाई? मैंने 15 सितंबर को जमा किया, मुझे जमा करना था कब? 31 मार्च को। तो मार्च के बाद कितना महीना होता है? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 महीने की आपने देरी कर दी। 6% का ब्याज इस पे जाएगा, 720 रुपया। देखिए 234 बी का इंटरेस्ट लगता है 31 मार्च के बाद से शुरू हो जाएगा, 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगा, और जब तक पे नहीं करोगे तब तक लगेगा। और 234 ए का इंटरेस्ट शुरू होता है, समझ लीजिए 31 जुलाई ड्यू डेट के बाद से। 31 जुलाई ड्यू डेट है तो 1 अगस्त से शुरू होगा। कब तक लगेगा? जब तक कि आप रिटर्न फाइल नहीं कर देते। ठीक है, 234 ए का इंटरेस्ट लगेगा उस अमाउंट पे जो 31 जुलाई को बकाया है, और 234 बी का इंटरेस्ट लगेगा उस अमाउंट पे जो 31 मार्च को बकाया है। ठीक है, एक ही बात को 10 बार बोल दिया है बच्चों, भूलना नहीं कोई भी चीज। ठीक है, और एक बार रिवाइज करेंगे ना घर जाके इसको, तो और कंफर्टेबल हो जाएंगे यहां पे। आइए 234 सी करते हैं। सेक्शन 234 सी, इंटरेस्ट ऑन डिलेड इंस्टॉलमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। देखिए आपको इंस्टॉलमेंट 15, 45, 75, 100 इस तरीके से 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर, 15 मार्च रिस्पेक्टिवली को पे करना होता है। अगर आप डिले करते हैं, कुछ पैसा कम जमा करते हैं, शॉर्टफॉल होता है, तो उस पर ब्याज लग जाता है। 1% पर मंथ के हिसाब से ब्याज लगता है। ठीक है, कैलकुलेशन के साथ ही इसको सिखा देते हैं। मान लीजिए मेरा जो टैक्स पेबल था वो था 25,000 रुपए का, टीडीएस था इसमें 5,000 रुपए का, और 20,000 रुपए मुझे पे करने थे। मैंने कैसे पे किया है ये मैं बता देता हूं। मैंने पे किया 15/4/18 को, 20/5/18 को, 10/9/18 को, 10/12/18 को, 15 मार्च 18 को, और 31 मार्च 18 को। 1,000 रुपया, 1,500 रुपया, 2,000 रुपया, अगेन 3,000 रुपया, 2,000 रुपया, कितना हो गया? 2,500,
यहां 2500 कर देते हैं, एक सेकंड। तो 2500 2500 5000 5000 3 8 तो 10 10 और 10,000 यहां। एक बार चेक कर लीजिए कि पूरा पैसा पे हो गया ना टैक्स। 1000 2500 2500 4500 45 3 7500 10,000 10,000 20,000 ये मैंने पेमेंट किया है। ठीक है। अब हमको ये चेक करना होगा कितना कितना किस डेट तक दे देना था और कितना मैंने दिया, कितना कम दिया। तो इसका एक सुंदर सा मैं आपको चार्ट बनवाऊंगा, उस चार्ट को बनाइए, आपसे कभी गलती नहीं होगी। आप चार्ट इस तरीके से बनाइएगा, पहला कॉलम बनाइएगा ड्यू डेट, सॉल्यूशन लिखिए ड्यू डेट, ठीक है। फिर लिखिएगा टैक्स पेबल, फिर लिखिएगा टैक्स पेड, फिर लिखिएगा शॉर्टफॉल और फिर लिखिएगा इंटरेस्ट। पंद्रह 6/18 को पे करना है, 15/6 15 जून 15 सितंबर 15 दिसंबर और 15 मार्च। देखिए यही 4 डेट को पे करना होता है। कितना पे करना है? ये जो पैसा है 20,000 रुपया, इसका 15 45 7500, 15% होता है 20,000 रुपए का 3,000, 45% होता है 9,000, 75% होता है 15,000, 100% होता है 20,000। ये जमा करना था, ठीक है। कितना जमा किया मैंने, यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना हो रही है, देख लो बच्चों। ये ड्यू डेट है, कितना जमा करना था ये मैंने लिख लिया। टैक्स पे कितना किया है? 15 जून तक कितना पे किया, ये इतना 15 जून तक पे हो गया था, देखिए 2500 रुपया। 15 सितंबर तक कितना हुआ, इतना 15 सितंबर तक हो चुका था, यहां तक 15 सितंबर तक कर दिए थे हम 2,500 4,500 रुपया। 15 दिसंबर तक कितना किए हो? 15 दिसंबर तक यहां तक ले लो, यहां तक 15 दिसंबर तक हो गया था, तो कितना हो गया 4500 तो 7500 रुपया तक जमा कर चुके हैं यहां तक। 15 मार्च तक, 15 मार्च तक का लेना है तो भाई यहां तक ले लो, यहां तक 15 मार्च तक जमा हो गया था, तो ये हो जाएगा 10,000 रुपया। शॉर्टफॉल कितना है? 3,000 करना था 2,500 किए हैं 500 रुपया शॉर्टफॉल, 9,000 करना था 4500 किए हैं 4500 शॉर्टफॉल, 15,000 करना था 7500 किए हैं 7500 शॉर्टफॉल, 20,000 करना था 10,000 किए हैं 10,000 शॉर्टफॉल। इंटरेस्ट कैसे लगेगा? इस 500 पे लगेगा 3 महीने का ब्याज, क्योंकि 3 महीने के बाद फिर जो आगे हम ब्याज लगाएंगे वो इस पे लगाएंगे। 15 जून से 15 सितंबर होता है 3 महीना, 3 महीने का ब्याज पहले वाले शॉर्टफॉल पे लगाएंगे, क्योंकि अगला 3 महीने का ब्याज हम लगाएंगे किस पे? अगले शॉर्टफॉल पे। 500 पे 3 महीने का ब्याज 3% लगाएंगे इस पे, कितना हो जाएगा 15 रुपया। 4500 पे फिर लगाइए 3% ब्याज अगले 3 महीने का, तो 45 90 1 35। 7500 पे लगाइए फिर 3 महीने का, तो ये हो जाएगा 225। ये आखिरी वाले पे 3 महीने का मत लगाइएगा, ये 15 मार्च को जमा करना था और बस 31 मार्च तक का ही लगेगा, क्योंकि 31 मार्च के बाद 234B शुरू हो जाता है। 31 मार्च तक के बाद से 234B में तो इंटरेस्ट लग ही रहा है ना, कि 31 मार्च से बिल जमा कर रहे हो तो इंस्टॉलमेंट का 15 मार्च तक जो जमा करना था, तो 15 मार्च से 31 मार्च तक का ही बस लगेगा ब्याज। तो इस पे 1% लगता है, 15 दिन का भाई पार्ट ऑफ द मंथ है तो भी 1% हो जाता है, इसलिए 1% लगता है। तो आपको रट लेना है 3%, 3%, 3%, 1%। कैसे रटेंगे? 3%, 3%, 3%, 1%। रट जाइए। 10,000 का 1% 100 रुपया जोड़ लगा लीजिए। 15, 135, 225, 100। 15, 135, 225, 100।
ये हो गया 475 रुपया। क्लियर है स्टूडेंट? कोई तकलीफ तो नहीं ना हो रही है? परफेक्ट है। चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं स्टॉप करते हैं, लेकिन अगली क्लास में आएंगे तो फिर से आपसे 234C का सॉल्यूशन कराएंगे। ठीक है, कुछ इंटरेस्ट कैलकुलेशन फिर से करेंगे और फिर आगे की बातें करेंगे। राइट, तो हम लोग अभी इसको फिनिश नहीं कर रहे हैं इस चैप्टर को यहां पे। अभी हम लोग और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करते हैं, थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट बनाते हैं और स्ट्रॉन्ग करते हैं अपने आप को इन कैलकुलेशन में, क्योंकि हो सकता है ऐसी कैलकुलेशन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए। राइट, तो थोड़ा सा कमांड इस पे चाहिए हमें। हम और क्वेश्चंस करेंगे, अगली क्लास में करेंगे। विल स्टॉप हियर।